नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। इस पाठ का नाम है दो लघु कथाएं और इसके रचनाकार हैं नरेंद्र छाबड़ा जी। यानी यहाँ पे दो लघु कथा दी गई है। लघु कथा यानी छोटी छोटी सी बहुत ही छोटी छोटी कहानी कथा किसी विशेष घटना क्रम पर प्रकाश डालते हुए, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि लघु कथा क्या होता है पूरी तरह से। लेकिन इसके पहले इन अनुदेशों का आप पालन कीजिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, ताकि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद है नरेंद्र छाबड़ा के बारे में जानकारी। बच्चों, मुझे इनकी तस्वीर नहीं मिली या अधिकृत तस्वीर प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इनकी तस्वीर यहाँ पर नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी इनका परिचय ये है कि नरेंद्र छाबड़ा जी जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएँ भी लिखी हैं। यानी लघु कथाएँ लिखने के लिए नरेंद्र छाबड़ा जी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आपकी लघु कथाएँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। तो लघु कथा जो है बच्चों, वो अपने आकार में बहुत छोटी होती है। उसके बारे में यहाँ पे हल्का सा मैंने विवरण दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि लघु कथा असल में है क्या। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है कि लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और मतलब छोटा और कथा यानी कहानी से मिलकर हुआ है। अर्थात लघु कथा गद्य की यानी प्रोज की एक ऐसी विधा है, ऐसा प्रकार है, ऐसा टाइप है जो आकार में लघु है, मतलब बहुत छोटा है। उसमें कथा के तत्व विद्यमान है। जैसे मतलब कहानी हम लिखते हैं तो कहानी लिखने के जो नियम कानून हैं वो सब लघु कथा में भी लागू होते हैं, लेकिन आकार में लघु छोटा होता है। अर्थात लघुता ही उसकी मुख्य पहचान है। जिस प्रकार उपन्यास खुली आंखों से देखी गई घटनाओं का, परिस्थितियों का संग्रह होती है। उपन्यास मतलब बच्चों नॉवेल। नॉवेल कैसा होता है, आपने देखा है, पूरी एक किताब होती है, बड़ी सी किताब। उसमें जो घटना होती है, जो परिस्थिति होती है, उसका संग्रह मतलब संकलन होता है, जमा होता है पूरा, हर घटना हर चीज़ ऐसे। उसके विपरीत उससे थोड़ी छोटी यानी उसी प्रकार कहानी दूरबीनी दृष्टि से देखी गई किसी घटना या कई घटनाओं का वर्णन होती है। अब आप ये समझ लीजिए बच्चों, उपन्यास मतलब जैसे खुली आंखों से आपने देखा है, और कहानी मतलब दूरबीन से आपने देखा है। दूरबीन आप कहते हैं ना कि वो इस तरह से, तो दूरबीनी दृष्टि से देखी गई किसी घटना या कई घटनाओं का वर्णन होती है। लेकिन इसके विपरीत लघु कथा के लिए माइक्रोस्कोपिक दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम छोटी छोटी चीज़ों को आप कह सकते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से कैसे देखते हैं आप किसी लाइन को या किसी वाक्य को या किसी चीज़ को। बस यही समझ लीजिए कि लघु कथा को जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देखना है। तो इसी क्रम में किसी घटना या किसी परिस्थिति के एक विशेष, कोई सिचुएशन का एक पॉइंट, कोई विशेष स्पेशल पॉइंट और महीन से विलक्षण पल को, छोटे से पल को शिल्प तथा कथ्य के लेंसों से, शिल्प यानी बच्चों यानी जिस तरह से कहानी लिखी जाती है उसका गढ़न, यानी जो स्टोरी लिखी जाती है, कथा लिखी जाती है, तो शिल्प यानी उसको बनाने का तरीका, और कथ्य यानी स्टोरी के लेंसों से कई गुना बड़ा कर एक बार उभार दिया जाता है। मतलब आप समझ लें कि मैग्नीफाई क्लास से उस पर्टिकुलर पॉइंट को, विशेष घटना को, विशेष क्षण को देख रहे हैं, वही लघु कथा है। किसी बहुत बड़े घटनाक्रम में से किसी विशेष क्षण को चुनकर उसे हाईलाइट करने का नाम ही लघु कथा है। किसी प्रॉपर पल को चुनकर उसको दिखाना, उसको दर्शकों के, पाठकों के सामने लाना ही लघु कथा है। तो ये लघु कथा का छोटा सा रूप है। अब हम शुरू करते हैं बच्चों लघु कथा। यहाँ पे दो लघु कथा दी गई है। तो पहली लघु कथा है कंगाल। कंगाल मतलब बच्चों गरीब, निर्धन, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो कंगाल। अभी कंगाल जो लघु कथा यहाँ पे बच्चों दिया है, तो इसकी पहली लघु कथा है कंगाल। तो इस पहली कथा में लेखक ने वर्तमान समय में मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी हो गई है इसे दर्शाया है। मतलब किस तरीके से हमारी मानसिक अवस्था या मनोवृत्ति हो गई है, एटीट्यूड हो गया है। जब हम बड़ी दुकानों, मॉल या होटल में जाते हैं तो किसी भी चीज़ का मोल भाव नहीं करते। करते हैं क्या आप लोग? मॉल में जाते हैं तो वो एमआरपी का टैग लगा रहता है, मशीन से टुक करके ऐसा वो कुछ छापता है, उसका बिल जो है कंप्यूटर पे आता है, जितना पैसा वो बोलता है हम उसे दे देते हैं। उस पर जितना मूल्य लिखा होता है उतना देकर चले आते हैं। लेकिन इसके विपरीत, इसके अपोजिट, जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं। रेहड़ी वाले, फेरी वाले कौन हैं बच्चों? जो रास्तों पे खड़े होकर अपना सामान बेचते हैं, हाथों में पकड़ पकड़ के इस तरह से, या छोटी से हाथ गाड़ी में ले जाके ऐसे। तो हम क्या करते हैं, हम उनसे मोल भाव करते हैं, जबकि वे बेचारे दिन भर धूप में, बरसात में या ठंड में घूम घूम कर अपना सामान बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं।
देखो बच्चों, रेहड़ी वालों, फेरी वालों में और दुकान मॉल, बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े दुकानदारों में फ़र्क क्या है? रेहड़ी वाले, ये फेरी वाले आपके घर पर, आपके घर के पास आकर आपको अपना सामान बेचते हैं, यानी आपकी सुविधाओं का पूरा ध्यान देने के लिए सारी तकलीफ़ें वो उठाते हैं। लेकिन फिर भी हम इनके साथ मोल भाव करते हैं, 2-2, 3-3, 5-5 रुपये के लिए छिक करते हैं, उनसे लड़ते हैं, धमकाते हैं। और वहीं जब मॉल में जाते हैं, जो हमसे काफ़ी दूर है, जहाँ आने जाने के लिए हमको समय देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, वहाँ जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं? तो यही लेखक कहना चाहता है। लेखक का कहना है कि हमें अपनी सोच को बदलना है। हमें गरीबों को भी उनकी वस्तुओं का दाम देते समय मोल भाव की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। या फिर मोल भाव करने की आदत है ही तो फिर मॉल में भी कीजिए, और जो मॉल में नहीं कर सकते हैं तो इन गरीबों को बख्श दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ कभी अपना माल नहीं बेचते बच्चों, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर मार्जिन के साथ, बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ अपना माल बेचेंगे तो उनका माल बिकेगा नहीं, वो ज़्यादा कमाई भी नहीं करते, है ना। तो यही है कंगाल। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि करके। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, यानी भयानक गर्मी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। यानी इतनी गर्मी की, दिन में तो धूप है, कड़क धूप, लेकिन रातों में भी हवा न चलने की वजह से जो है मौसम जो है एकदम गर्म हो जाता था। तो सोचा इस लिज लीजे और घुटन भरे मौसम से, यानी बेढंगे अजीब सा मौसम है, घुटन भरा मतलब अजीब सा माहौल, और सांस घुटने लगती हो जैसे, तो इससे राहत पाने के लिए क्यों ना कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। तो बच्चों, हम सब जानते हैं समर वैकेशन जब होता है, गर्मी का मौसम आता है, तो हम सब हिल स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम अपेक्षाकृत हमारे यहाँ या मैदानी इलाकों से कम गर्म होता है, यानी वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है, काफ़ी ठंडा मौसम वहाँ रहता है। तो इस तरह से लेखक सोचा पहाड़ों पर बिताएं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े, और लेखक निकल पड़े एकदम मस्त, बहुत ही बढ़िया पर्वतीय स्थल की यात्रा पर। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। इतना अच्छा मौसम था वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े ऐसे बड़े बड़े पहाड़, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, दीर्घता मतलब अपनी लंबाई, अपनी ऊंचाई, है, अपना बड़प्पन ये दिखाते हुए, देखो हम कितने बड़े हैं, ऐसे बड़े बड़े पेड़, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने। जहाँ पहाड़ों में एकदम शांति रहती है, तो उस शांति में आवाज़ कौन करती है? झरना, वाटरफॉल, जो पहाड़ से नीचे की तरफ गिरती है। तो उस शांति में अपना अस्तित्व बताते हुए झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। मतलब इनसे मन तो बहलता ही है, खुशी भी मिलती है, और मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत भी हमको प्रदान होती है। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे कि एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? अब पहाड़ी स्थान पर झील के किनारे भुट्टे वाला। अब भुट्टा जो है बच्चों, ये जो है पहाड़ी इलाकों में नहीं पैदा होता है, ये मैदानी इलाकों में पाया जाता है, या मैदानी इलाकों के खेतों में बनता है। अब उस मैदानी इलाकों से ढोकर कर उस पहाड़ पर ले जाना, और वहाँ के जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, जो घूमने वाले लोग हैं, उनको उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए उनके पास पहुँच कर उनको भुट्टा देना। भुट्टे वाला तो भुट्टा बेच रहा है, गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा साहब। सहज ही पूछ लिया मैंने, कितने का है? 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। अभी देखिए किस तरह से भावताव कर रहा है लेखक यहाँ पर भुट्टे वाले के साथ। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए, लेकिन एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए छिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। कहाँ वो 5 रुपए का सामान बेच रहा था, उसमें भी हम 2-3 रुपए की झिक रहे थे, और कहाँ बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े इलाके, बड़ी बड़ी जगह पे इतने सारे पैसे हमसे ले जाते हैं और बिना कुछ सोचे दे देते हैं। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। अब मन सुकून अनुभव कर रहा था। लेखक को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेखक के दिल को एक बात छू गई कि हम किस तरीके से छोटे दुकानदारों या छोटे रेहड़ी फेरी वालों के साथ भेदभाव करते हैं, जो करना उचित नहीं। लेखक तो समझ गए और उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। हमको ये बात कब समझ में आएगी बच्चों? हमें भी ध्यान देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये था
पहली लघु कथा कंगाल। कंगाल वो है कि हम हैं जो 2-2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है सही उत्तर। सही उत्तर का अर्थ, भाई जब आप प्रश्न पूछोगे तो हम उत्तर देते हैं, जब उत्तर सही होता है तो हम कहते हैं बिल्कुल सही जवाब, तो सही उत्तर। लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर दिया जा रहा है बच्चों, वो सही उत्तर किसी और के बारे में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के बारे में है, करप्शन के बारे में, रिश्वत के बारे में। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का शिकार एक युवक जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, वो परेशान है। उसके सामने भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं। वो कोस रहा है, वो बुरा भला कर रहा है सामाजिक व्यवस्था को, क्योंकि वो परेशान है। क्यों? पर सत्य का पालन करना उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। लेकिन फिर भी वो युवक जो है ना, अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता, अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, और उसका उसे फल मिलता है। ऐसा क्या होता है उस युवक के साथ, हम पढ़ते हैं दूसरी लघु कथा में। तो सही उत्तर, अब तक वो कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन यानी एप्लीकेशन, अप्लाई कर चुका था बच्चों नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। अभी पढ़ा लिखा है, रोज़गार ढूंढ रहा है और वो अलग अलग जगहों पे आवेदन कर रहा है। साक्षात्कार दे चुका है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, जहाँ पे भी आप जाते हैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट्स की फाइल। बच्चों प्रमाण पत्र की फाइल, जब भी हम नौकरी के लिए जाते हैं तो अपने सर्टिफिकेट्स अपने साथ ले जाते हैं। ये सर्टिफिकेट साबित कर रहे थे कि वो नौजवान कितना काबिल था, प्रतिभावान था। लेकिन इसके बावजूद उसकी फाइल प्रमाण पत्रों से भरी थी, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। टैलेंट था, प्रतिभा थी इसके अंदर, पूरी फाइल सर्टिफिकेट से भरी हुई थी। लेकिन जब ये जाता था तो पता चलता था नौकरी किसी और को मिल गई है। किसको मिलती थी? ऐसे लोगों को जिन लोगों ने पैसे देकर नौकरी खरीद ली है, या अपनी पहचान के बलबूते, अपनी विशेष पहचान के बलबूते नौकरी प्राप्त कर ली है, और इसका सिलेक्शन, चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वो निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। बस बेचारा कुछ कर नहीं सकता था, ना तो उसके पास इतनी पैसे थे कि वो नौकरी खरीद ले, या फिर किसी के साथ धोखा कर ले, चीटिंग कर ले, क्योंकि ये बंदा अच्छा था। इसीलिए सिवाय इस व्यवस्था को कोसने के या बुरा भला कहने के उसके पास और कोई चारा नहीं था, अपना दुख प्रकट करके रह जाता। लेकिन आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। एक जगह से उसे बुलावा आया है। अब देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था अब तक। देखो बच्चों, देश प्रेम, हम अपने देश से प्यार करते हैं, युवक भी करता है, जहाँ भी जाता है देश प्रेम की बातें करता है। नैतिकता, नैतिकता मतलब मोरालिटी, अच्छे काम करना। शिष्टाचार यानी मैनर्स, और ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया है। जहाँ भी जाता था इन सब बातों पे अपने उत्तर वो देता था। इन बातों के इर्द गिर्द देश प्रेम, नैतिकता, मतलब उसे लगता था कि देश प्रेम, नैतिकता या शिष्टाचार, ईमानदारी से ही नौकरी मिलती है और यही नौकरी पाने का एक मजबूत ज़रिया है। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। देखो बच्चों, यहाँ पे देश प्रेम है, नैतिकता, शिष्टाचार है। यहाँ देखिए, एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ कचरे वाला आया है, तो माँ उसे सिखाती है और कहती है, बेटा कचरे वाले तो हम हैं, कचरा तो हम करते हैं, वो तो सफाई वाला है, हमारे कूड़े कचरे को उठाकर वो साफ़ करता है। उसी तरह से एक बच्चे ने शायद चोरी छुपे केक खा लिया है, तो उसकी माँ उसे पूछती, तो सच्चाई से, ईमानदारी से स्वीकार करता है कि केक मैंने खाया है। यहाँ पे देश प्रेम का छोटा सा बालक झंडा लेकर भाग रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिसे हमें सीखने की ज़रूरत है, यही सब मैनर्स हैं। तो आगे है साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल मतलब डेलीगेशन, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई एक ही व्यक्ति इंटरव्यू, तो 3-4 लोग बैठे होते हैं सामने जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं। तो उस प्रतिनिधिमंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? हेलो, इसी भ्रष्टाचार से तो परेशान है ये युवक। अब उससे उसकी राय पूछी जा रही है। अब बंदा तो प्रतिभावान है ही, आया मन में, ईमानदार भी है, जो है उसने बोला और बिंदास बोला, डरा नहीं। क्या बोला? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहे हैं। घुन एक ऐसा छोटा कीड़ा जो अनाज लकड़ी में लगता है, उसको पूरा खा जाता है। उसी तरह से भ्रष्टाचार हमारे देश को खा रहा है अंदर अंदर से। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। क्यों कलंक है? क्योंकि इसकी वजह से प्रतिभावान लोगों को मौका नहीं मिलता। बुरे लोग गलत काम करके आगे बढ़ने, गलत काम करते हुए लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो सही होते हैं, ईमानदार होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, जिससे देश की तरक्की नहीं होती है। सच कहा जाए तो देश के लिए कलंक है। कलंक यानी धब्बा, दाग।
अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। अधिकारी खुश थे कि मतलब ऐसा ईमानदार एक युवक मिला है जो इतनी तम से अपनी बात रखता है। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस हुई, यानी इंटरेस्ट हुआ कि क्या बात बात तो कुछ ज़रूर कह रहा है। यहाँ पे देखिए, हाँ, जनता कहती है भ्रष्टाचार दूर करो, और जो नेता लोग हैं जिन्हें भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए, ऐसी नीति बनानी चाहिए कि भ्रष्टाचार दूर हो, तो वो भ्रष्ट अचार दूर कर रहे हैं, भ्रष्ट नाम का अचार। ओके। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? रिश्वत बच्चों देखो, ये भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, बराबर बच्चों। हम अपने जो, जैसे अभी हाल ही में रक्षाबंधन गया या फिर किसी का जन्मदिन होता है तो हम क्या देते हैं, उनको उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो रिश्वत भी कुछ कुछ ऐसा है, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों, जब हम उपहार देते हैं तो असल में हम क्या करते हैं, उनकी खुशी हमें बदले में मिलती है, या फिर हमारा कर्तव्य है कि हम बड़े हैं तो छोटों को उपहार दिया, या कोई जीता तो उसको उपहार देते हैं त्यौहार पे, तो ये कर्तव्य है। लेकिन रिश्वत में उल्टा है। रिश्वत में जब कोई चीज़ हम देते हैं तो इससे अधिक कुछ नहीं, जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइल और टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी। मतलब जब आप रिश्वत देते हैं तो रिश्वत में क्या होता है कि जो फाइल दबी हुई थी आपके काम की, वो निकल आती है बाहर, मतलब आपका काम हो जाता है। टलती हुई पदोन्नति, यानी आपका प्रमोशन होने में आता था, अभी प्रमोशन जो रुका हुआ था वो हो जाता है। रोकी गई नौकरी, जो आपको नौकरी नहीं मिलती थी, आपने रिश्वत दी, आपको नौकरी मारी। तो इन सब के कारण सफलता हासिल की जा सकती है। मतलब आप चीटिंग से, धोखेबाजी से सफलता प्राप्त करते हैं रिश्वत देकर। यह भी, तब भी ये समाज के माथे पे कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। ऐसी मेरी धारणा, मतलब है तो ये उपहार ही, लेकिन इस उपहार में सामने वाले की खुशी या कर्तव्य की भावना नहीं है, इस उपहार में अपना काम कराने वाली भावना है। कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। है, उसने जवाब दिया और निकल गया, क्योंकि वो जानता था मैंने अपनी बात तो बोल दी, यहाँ पे भी चयन होने वाला नहीं है। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। और आज वो समझा कि सत्य कुछ समय तक के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। बच्चों, आज उसकी ईमानदारी काम आई, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ प्रतिनिधिमंडल भी ईमानदार था, और वो ऐसे ईमानदार, काबिल, योग्य व्यक्ति के चुनाव के लिए ही बैठा हुआ था, और उसकी ईमानदारी आज जीत गई। तो बच्चों, इस तरीके से सच्चाई ने बुराई को हरा दिया, और ये युवक अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता के बल पर सही जगह पर चुन लिया गया। फिर भी इतनी तकलीफ़ों के गुजरने के बाद। बच्चों, भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट यानी बुरा, बिगड़ा हुआ, और आचार मतलब आचरण, बिहेवियर। तो भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक है, यानी मोरल नहीं है, गलत है और अनुचित है। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के स्टैंडर्ड नियमों के खिलाफ जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करता है, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार कहलाता है। आज भारत जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है। आज भारत में ऐसे कई व्यक्ति मौजूद हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार के कई रूप रंग होते हैं बच्चों। रिश्वत, कालाबाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना, ये सब भ्रष्टाचार के कई तरीके हैं। भ्रष्टाचार में मुख्य घूस यानी रिश्वत, चुनाव में धांधली, ब्लैकमेल करना, टैक्स चोरी, झूठी गवाही, झूठा मुकदमा, परीक्षा में नकल, परीक्षार्थी का गलत मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना, हफ्ता वसूली, जबरन चंदा लेना, न्यायाधीशों का पक्षपातपूर्ण निर्णय यानी पार्शियल निर्णय करना, पैसे लेकर वोट देना, वोट के लिए पैसा और शराब बांटना, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, है ना। तो ये सब भ्रष्टाचार के ये उदाहरण हैं, और इस भ्रष्टाचार को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसको दूर करने का उपाय क्या है? एक संक्रामक बीमारी की तरह, जैसे आज कोरोना फैला हुआ है ना, वैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। समाज में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें कठोर दंड व्यवस्था की जानी चाहिए। आज भ्रष्टाचार की स्थिति है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर छूट जाता है। कमाल की बात है। जब तक इस अपराध के लिए कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक ये बीमारी दीमक की तरह पूरे देश को खा जाएगी। लोगों को स्वयं ईमानदारी से व्यवहार करना होगा, अपने अंदर ईमानदारी पैदा करनी होगी, और आने वाली पीढ़ी को भी हमें ईमानदारी सौंपनी होगी। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और दोनों लघु कथा छोटे छोटे रूप में आपको पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं, धन्यवाद। अगली कक्षा में इससे संबंधित हम प्रश्नोत्तर करेंगे, और फिर
अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना हुई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।